नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। इस वक्त एक संदेश जो मैं आपको देना चाहती हूं कि आप मास्क जरूर पहनिए, क्योंकि देश इस वक्त कोरोना से जंग लड़ रहा है और इस जंग में सबसे बड़ा हथियार जो आपके हाथ में है वो ये मास्क ही है। हम आपसे बार बार यही अपील कर रहे हैं कि आप मास्क पहनिए। न्यूज़ 18 एक मुहिम भी शुरू कर रहा है, मास्क पहनो इंडिया। आप खुद ये प्रण लीजिए कि जब भी आप घर से बाहर निकले, जब तक ये महामारी है, आप मास्क नहीं उतारेंगे। मास्क ठीक से पहनेंगे, क्योंकि ये मास्क है, मजाक नहीं है। मास्क पहनना बहुत जरूरी है। और बुलेटिन में सबसे पहले बात देश में जारी हुए आज के कोरोना आंकड़ों की कर लेते हैं। 24 घंटे में कोरोना के 2,11,000 केस दर्ज किए गए हैं। 24 घंटे में ठीक हुए लोगों की संख्या 2,83,000 है। देश में कुल एक्टिव केस इस वक्त 24,19,000 है। पिछले 24 घंटे में 3,847 लोगों ने कोरोना की वजह से जान भी गंवाया है। रंजीता झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। रंजीता, लगातार आंकड़ों में कमी देखने को मिल रही थी, लेकिन आज ये आंकड़ा थोड़ा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। मेनका, देखिए 15 से 20 दिनों से इन आंकड़ों में गिरावट देखी गई है। कोरोना मरीजों की संख्या की बात की जाए तो 24 घंटे में जो संख्या है उसमें कमी है। हालांकि कल से कमी जो है वो बढ़ी हुई नजर आ रही है, लेकिन रिकवरी रेट जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रतिशत में अगर बात की जाए तो 90% तक रिकवरी रेट पहुंच चुका है और संक्रमण का जो रेट है वो लगातार गिर रहा है। तो ऐसे में लोगों के लिए एक राहत भरी खबर हम कह सकते हैं, क्योंकि दूसरी वेव में जिस तरह का एक पैनिक सिचुएशन हर राज्य में देखने को मिला था, न सिर्फ मरीज जो थे वो कोरोना संक्रमित हो रहे थे, बल्कि ऑक्सीजन की कमी और तमाम तरह की दिक्कतें हो रही थी, उसमें कहीं ना कहीं अब कमी आती दिख रही है। लेकिन इसके साथ ही चूंकि मामले अब कम हो रहे हैं तो हॉस्पिटल्स पर दबाव भी कम और जो मेडिकल उपकरणों की जरूरत उसमें भी कमी देखने को मिल रही है। तो अफरा तफरी की स्थिति नहीं है, लेकिन फिलहाल ये लड़ाई जारी है और जंग अभी लंबा है, जिस तरीके से तीसरी लहर की भी आशंका जताई जा रही है। धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ आज सिद्धार्थनगर और बस्ती के दौरे पर रहेंगे, जहां पर इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का जायजा लेंगे। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ भी उनकी एक समीक्षा मीटिंग होनी है। सीएम योगी इन जिलों में एक एक गांव का भी दौरा करेंगे और कोविड के हालात की जानकारी गांव वालों से भी लेंगे कि वहां पर मेडिकल टीम पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो आप तक यानी कि गांव वालों तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। ये जानने के लिए जिस भी जिले में मुख्यमंत्री का दौरा, वहां पर एक गांव में भी वो हर रोज जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। यहां तक कि ग्राम प्रधान और जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी लगातार बैठकें कर रहे हैं मुख्यमंत्री। आज के कार्यक्रम की बात बता दें आपको, सिद्धार्थनगर और बस्ती के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री। दोपहर 1 बजे गांव पहुंचेंगे सिद्धार्थनगर के। दोपहर 1:25 पर वो गांव में ही होंगे। 1:35 पर इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर पहुंचेंगे और लगभग 20 मिनट यहां पर रहेंगे और इस दौरान जानेंगे कि कोविड कमांड सेंटर से किस तरह का काम चल रहा है और किस तरह से कोविड को कंट्रोल करने की सुविधाएं जो हैं वो लोगों तक पहुंचाई जा रही है। 1:55 पर सर्किट हाउस पहुंचेंगे और दोपहर 2:30 पर कलेक्ट्रेट सभागार में एक समीक्षा मीटिंग होनी है बस्ती में। शरद त्रिपाठी सिद्धार्थनगर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, सीएम पहुंचने वाले हैं और सिद्धार्थनगर में कोरोना की हालत क्या है? जी, सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था एकदम चाक चौबंद है। अतिरिक्त पुलिस बल भी लगाए गए हैं। उनको देखते हुए रूट भी कुछ डाइवर्ट किए गए हैं। कोरोना के केस लगातार गिरते जा रहे हैं, इसमें प्रशासन का भी काफी बड़ा हाथ है। आशा कार्यकर्ताओं और बाकी लोगों का भी प्रयास बहुत सराहनीय है। इसमें जिलाधिकारी दीपक मीणा एवं संदीप चौधरी जो यहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, इन लोगों ने भी मतलब क्या वैक्सीनेशन सेंटर पर भी जाएंगे सीएम? जी, संभावनाएं हैं। इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल रूम पे जाने के बाद वो कुछ गांव में भ्रमण कर सकते हैं। इसी दौरान अगर बीच में उनकी गाड़ी अगर वैक्सीनेशन सेंटर पे भी जा सकती है जो पास ही मुख्यालय पर है, तो वो वहां पे बिल्कुल भी जा सकते हैं। शरद, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए।
और सिद्धार्थनगर जिले में चल रहे कोरोना वैक्सीनेशन के दौरान स्वास्थ्य कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आज सीएम यहां पहुंचने भी वाले हैं। इससे वैक्सीन लगवा चुके लोग अभी भयभीत हैं। मामला जिले के बढ़नी प्राथमिक स्वास्थ्य क्षेत्र का है, जहां पर औदही कला गांव में एक लगभग 20 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज कोविशील्ड की लगाई गई, लेकिन 14 मई को जब वो दूसरी डोज के लिए पहुंचे तो स्वास्थ्य कर्मचारियों ने कोवैक्सीन लगा दी। एक बहुत बड़ी लापरवाही, और इस बात की जानकारी होते ही पूरे विभाग में हड़कंप मच गया। सब एक दूसरे पर इस गलती का दोष मढ़ रहे हैं। इस बात की जानकारी जब वैक्सीन लगवा चुके लोगों को हुई तो वो भी काफी डरे हुए हैं। हालांकि कॉकटेल वैक्सीन लगने के बाद भी अभी तक किसी को कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी लोग डरे हुए हैं। सीएमओ संदीप चौधरी ने भी इस बात को माना है कि लगभग 20 लोग हैं जिन्हें स्वास्थ्य कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से अलग अलग वैक्सीन लग गई है। उन्होंने कहा है कि इस गंभीर लापरवाही के लिए हमने जांच टीम बनाई थी, उसकी जांच रिपोर्ट आ चुकी है और जो भी एएनएम और विभागीय कर्मचारी दोषी हैं उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। जिन पर आरोप साबित हो चुके हैं उन पर विभागीय कार्रवाई भी चल रही है। लगी थी कोविशील्ड और दोबारा लगाया गया है कोवैक्सीन। पहली कब लगी थी आपको? और पहली लगी पहली 1/4/2021 को लगा है और दूसरा लगा है 14/5/2021। ये चूक तो है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अभी कोई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है कि कॉकटेल लगे, जिसको जो पहला डोज लगना उसी को दूसरा डोज लगना। ये चूक तो है, जिसके लिए हमने इंक्वायरी ऑर्डर की थी और हमारे वरिष्ठ चिकित्सक लोग जाकर उनको इंक्वायरी की, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है और उस रिपोर्ट के आधार पे जिन जिन दोषी लोगों को मैंने उनको स्पष्टीकरण उनसे मांगे हैं और जैसा भी उचित स्पष्टीकरण जो भी न्यायपूर्वक रहेगा वो हमारे स्तर का होगा तो हम उस पर अपना एक्शन लेंगे और जैसे ऊपर की स्तर का होगा तो उस पर हम उसे अग्रसित करेंगे आगे इस तरह की कोई एक्शन। हालांकि अच्छी बात यह है कि किसी को भी स्वास्थ्य संबंधी कोई शिकायत अभी तक नहीं हुई है, अलग अलग वैक्सीन डोज लेने के बाद भी। अब जानकार क्या कहते हैं इस मामले में कि क्या ये अलग अलग वैक्सीन लेने के बाद भी ये उसी तरीके से कारगर रहेगा जैसा कि सिंगल वैक्सीन लेने से होगा, या फिर कोई और असर देखने को मिल सकता है। इधर कोविड संकट के इस दौर में सबसे ज्यादा अहमियत जिस चीज की रही वो है स्वास्थ्य सेवाओं की। ग्रामीण इलाकों में कोरोना ने दस्तक दी तो कागजी दावों की पोल खुल गई। सामने आ गई है हकीकत। ऐसी कुछ गांवों की स्वास्थ्य सेवाओं की सच्चाई बताने वाली ये तस्वीर देखिए आप। कोरोना संकट का दौर है और इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत जिस चीज की है वो है स्वास्थ्य सेवाएं। गांव तक कोरोना संक्रमण अपनी पहुंच बना चुका है और पिछले दिनों बदतर हुए हालात की तस्वीरें हम देख चुके हैं। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रशासन का कितना ध्यान है या फिर कहें कि कितनी तैयारी है, ये ग्रामीण इलाकों में बने स्वास्थ्य केंद्रों की हालत को देखकर साफ हो जाता है। हाथरस में स्वास्थ्य केंद्र कागजों पर तो दर्ज हैं, लेकिन धरातल की असलियत ये है कि स्वास्थ्य केंद्र की इमारत में ग्रामीण भूसा स्टोर करते हैं। मुरसान के अरई गाँव का इस स्वास्थ्य केंद्र 15 साल पहले तैयार हुआ था, लेकिन आज तक यहाँ किसी डॉक्टर की तैनाती नहीं हुई। हालत यह है कि स्वास्थ्य केंद्र की इमारत की फिटिंग और बाकी सामान भी चोरी हो चुका है। ये हॉस्पिटल अच्छा कब बना था ये? आज से 12-11 साल है पहले बना। ये कभी डॉक्टर बैठे इसमें? इसमें कभी जिंदगी में कोई डॉक्टर नहीं ना बैठे। अच्छा अब क्या चल रहा है इसमें, क्या हो रहा है इसमें? इसमें तो गोबर और कोई कंडा ऊपर पता नहीं और कहा जाना। ये आपके गांव में हॉस्पिटल खुला हुआ है, इसमें कभी किसी का उपचार हुआ है? हमें तो मालूम नहीं सर। अब क्या चल रहा है इसमें? कछु ना है परिवृद्ध। अच्छा कंडा भंडा पथरी में और कहाँ। आप कहाँ जाते हो उपचार कराने के लिए? मुरसान। कितनी दूरी पर है मुरसान? 5 किलोमीटर। अब आपको दिखाते हैं बरेली की आंवला तहसील के गांव अतरछेड़ी के स्वास्थ्य केंद्र की बात। यहाँ भी हालात कुछ अलग नहीं है। यहाँ भी ग्रामीणों ने स्वास्थ्य केंद्र में भूसा इकट्ठा कर पशुओं का तबेला बनाया है। दूसरे गांव करमपुर चौधरी में तो सिर्फ 5 साल पहले करोड़ों की लागत से स्वास्थ्य केंद्र तैयार किया गया था, लेकिन यहाँ भी हालात वैसे ही हैं। यहाँ न तो आज तक कोई डॉक्टर पहुंचा और न ही किसी को कोई दवा मिल सकी।
यहाँ कभी डॉक्टर नहीं आते हैं। बनने के बाद पहले कुछ दिन बना, फिर फ्री हो, फिर ये ऐसे ही छोड़ दिया गया। फिर इसमें 1-2 साल बाद थोड़ा बहुत काम हुआ, फिर उसके बाद इसे गेट उठा। आज क्या आलम है इसका? आज इसका आलम ये है जो आप देख रहे हैं, यहाँ बकरी भैंसे जंगली जानवर फिरते रहते हैं। दिलीप जी, ये आपका करमपुर चौधरी में जो स्वास्थ्य केंद्र है, इसकी ऐसी बदहाली क्यों है? 2016 में बनवाया गया था और आज तक इसमें स्वास्थ्यकर्मी कोई नहीं है और ना कोई आता है। यहाँ पर बैठे तो लोग, गांव वालों को कुछ जानकारी मिले स्वास्थ्य के बारे में, इसलिए कोई भी आज तक तो कोई स्वास्थ्यकर्मी या ना डॉक्टर यहाँ कोई आया नहीं। गोरखपुर के बरही में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बदइंतजामी से मरीज परेशान हैं। मरीज का आरोप है कि यहाँ कभी डॉक्टर नहीं मिलते तो कभी दवाएं नहीं मिलती और इमरजेंसी में मरीजों को गोरखपुर शहर ले जाना पड़ता है। यहाँ कुल 6 डॉक्टर और 9 कर्मचारी तैनात हैं। इसके बावजूद मरीजों को कोरोना काल में इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। वहीं डॉक्टर कह रहे हैं कि कोरोना काल की वजह से यहाँ डॉक्टरों की कमी है। इलाज की बहुत कोई व्यवस्था लगभग 9 के बराबर है। यहाँ पे कुछ नहीं इलाज में मिलता है सर। यहाँ पे जितना पुराना हॉस्पिटल है, यहाँ पे उस हिसाब से कोई भी इलाज नहीं मिलता है। यहाँ पे डॉक्टर वगैरह बहुत कम मिलते हैं। यहाँ पे दवा बिल्कुल नहीं मिलती है। और किसी को कोई गंभीर बीमारी हो जाए नहीं सर, गोरखपुर जाना पड़ता है। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं उपचार की। साफ है कि कोरोना संकट के इस दौर में धरातल की सच्चाई कागजी दावों से बिल्कुल अलग है। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं कितनी मजबूत हैं, ये इन 3 इलाकों के गांव के स्वास्थ्य केंद्रों के हालात ने साफ कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दावे चाहे जो भी हो, लेकिन हकीकत यही है कि किसी भी सरकार की प्राथमिकता में ये बात रही ही नहीं कि गांव में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जाए। इधर फिरोजाबाद में कोविड-19 मरीजों की मॉनिटरिंग के लिए हॉस्पिटल के अंदर कैमरे लगाए गए हैं। ये एक अच्छी पहल कह सकते हैं। एक बड़ी स्क्रीन भी अस्पताल के बाहर लगाई गई है ताकि जो मरीज अंदर एडमिट हैं उनके परिजन अपने लोगों को इस स्क्रीन पर देख सकें। मरीजों के रूम में जो अटेंडेंट, उनको भी एक मोबाइल फोन दिया गया है जिस पर मरीज जब चाहे अपने परिजनों से वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। इस कोविड अस्पताल में 100 बेड हैं। इस व्यवस्था से मरीज और तीमारदार जो हैं, मरीजों के जो अटेंडेंट हैं, वो भी काफी खुश हैं। लेते थोड़ी संतुष्टि हो जाती है देखने के बाद। इलाज भी बहुत अच्छा चल रहा है। CCTV पर जब मन करता है जब भी आते हैं देख लें। 58 कैमरास लगे, अभी हमने 10 और बढ़ाए हैं। एक कोने को हम कवर अप कर लिया हमने, और इसमें मरीज को जो आ जाते हैं उनके रिश्तेदार, उनको हम CCTV में भी उनको दिखा देते हैं, उनको सेटिस्फेक्शन हो जाता है। जो नहीं आ पाते हैं उनको हमारे जूनियर रेसिडेंट और HOD एनेस्थीसिया उनको फ़ोन करके उनके मरीजों का हाल बताते हैं, व्हाट्सएप भी करते हैं। बाहर हमारे यहाँ एक हेल्प डेस्क बना हुआ है, उस हेल्प डेस्क पर 24/7 एक जना बैठता है। और अब खबर प्रयागराज से, जहां पर श्रृंगवेरपुर घाट पर बनेगा बिजली शवदाह गृह। यहां पर शवों को दफनाया नहीं जाएगा। इसके लिए राजस्व विभाग ने 4 बिस्वा जमीन की पहचान कर ली है। लेखपाल ने इसका प्रस्ताव SDM को भेजा है। अब सरकार की मंजूरी के बाद यहां पर शवदाह गृह बनेगा। घाट किनारे कई शवों की तस्वीर वायरल हुई थी। अब शव दफनाने की परंपरा पर ही यहां रोक लगा दी जा रही है। NGT ने भी यहां पर शव दफनाने पर रोक लगाई हुई है। बावजूद इसके बड़ी संख्या में लोग यहां पर शवों को दफनाते आए हैं। कोरोना काल में यहां पर शवों की संख्या बढ़ी, जिसकी वजह से ये मामला तूल पकड़ा और अब यहां पर प्रशासन की ओर से शवों को दफनाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है और बिजली शवदाह गृह बहुत जल्द बनेगा। न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसका असर हुआ है। धार्मिक स्थल होते की दृष्टि देखते हुए यहाँ पर गंदगी कुछ ज़्यादा अधिक मात्रा में फैलती थी, जिसको देखते हुए शासन ने जो है विद्युत शवदाह गृह के जो है बनाने का कुछ लक्ष्य था, जिसको हमारे श्रीमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रस्ताव मांगा गया, जिसको मैंने बना के दिया हूँ। यहाँ विद्युत शवदाह गृह बनाया जाएगा। न्यूज़ 18 की खबर का एक बार फिर से दमदार असर हुआ है। न्यूज़ 18 ने लगातार प्रमुखता से दिखाया कि किस तरह से श्रृंगवेरपुर घाट पर कोरोना काल में बड़ी संख्या में शवों को दफन किया गया और ये मामले ने जब तूल पकड़ा तो यहाँ पर कई डेवलपमेंट भी हुए। विपक्षी पार्टियों ने भी इसे मुद्दा बनाया और शासन और प्रशासन भी हरकत में आया। इस मामले में अब ताज़ा मामला जिस तरह से है कि यहाँ पर शव पर से चुनरिया या रामनामी कपड़े हटाने को लेकर भी एक विवाद जुड़ता जा रहा है, जिसको लेकर भी जांच बैठाई गई है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर यह है इस
इस जगह से श्रृंगवेरपुर से कि यहाँ पर अब जल्द ही विद्युत शवदाह गृह बनाया जाएगा। इसके लिए यहाँ से प्रस्ताव बनाकर भेज दिया गया। सामने जो आप जगह देख रहे हैं, इसी जगह पर विद्युत शवदाह गृह बनाए जाने का प्रस्ताव यहाँ पर तैयार किया गया है। इससे न केवल जो लोग यहाँ पर आएंगे, गरीब लोग, वो कम खर्च में करीब 500 रुपये जिसका दूसरे जगहों पर चार्ज है, उसके तहत यहाँ पर अंतिम संस्कार कर सकेंगे, बल्कि समय की भी बचत होगी। और जो बाहर घाटों पर गंदगी होती थी, उस गंदगी से भी बचा जाएगा। इस मामले में यहाँ पर जो हल्का लेखपाल हैं, उनकी ओर से एक प्रस्ताव भी एसडीएम को भेजा गया है और ये डीएम के थ्रू जब शासन को जाएगा और इसकी जल्दी ही मंजूरी जब मिल जाएगी तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जल्द से जल्द यहाँ पर विद्युत शवदाह गृह का निर्माण हो जाएगा। तो इसके बाद जो तमाम समस्याएं श्रृंगवेरपुर को लेकर आ रही थी, शवों के अंतिम संस्कार में वो समस्याएं भी दूर होंगी। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। बरेली से बड़ी खबर, जहां पर पैर में कील ठोकने का मामला फर्जी निकला है। पुलिस पर कील ठोकने का आरोप यहां पर एक युवक ने लगाया था। युवक का कहना था कि वो घर के बाहर था रात के 10 बजे, तभी पुलिस आती है, उसे अपने साथ उठाकर ले जाती है, उसके पैर और हाथ में कील ठोक देती है, उसके साथ मारपीट की जाती है। लेकिन इस मामले की जब जांच हुई तो सामने आया कि युवक ने खुद कील ठुकवाई थी और ये सच्चाई भी वो खुद ही पुलिस के सामने बता रहा है। एफआईआर से बचने के लिए लड़के ने झूठ बोला था। जांच में पुलिस ने खुलासा किया है और बरेली पुलिस ने एक वीडियो भी शेयर किया है। ये वीडियो उस हॉस्पिटल का है जहां पर वो युवक मौजूद था और वहीं पर उससे पुलिस ने पूछताछ की, जिसमें वो बताता है कि उसने अपने दोस्तों की मदद से अपने हाथ पैर में कील ठुकवाई थी। हालांकि अपने दोस्तों का नाम वो नहीं बता रहा है, कह रहा है कि वो बताने से क्या फायदा, लेकिन एक फैक्ट्री का जिक्र कर रहा है, बंद फैक्ट्री का, जहां पर उसने अपने हाथ और पैर में कील ठुकवाई थी। तो एफआईआर से बचने के लिए, गिरफ्तार होने से बचने के लिए इस लड़के ने अपने हाथ और पैर में कील ठुकवाई थी। पहले खबर ये आई थी कि पुलिस ने उसके ऊपर ज्यादती की, पुलिस ने उसके हाथ पैर में कील ठोके और उसके साथ मारपीट की है। और अब जो वीडियो सामने आया है, बरेली पुलिस ने जो वीडियो जारी किया है, उसमें अलग ही कहानी सामने आ रही है। तो आपको बता दें, बरेली पुलिस ने ये वीडियो ट्वीट भी किया है और ये बताया है, दिखाया है कि लड़के ने किस तरीके से गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये षड्यंत्र रचा। उधर मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों ने हथियारों के बल पर एक व्यापारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया है। पॉश कॉलोनी के भीतर ये वारदात हुई है। आपको बता दें कि लूट के बाद जब बदमाश जल्दबाजी में गाड़ी से भागने लगे तो व्यापारी की चीख पुकार पर इतने घबरा गए कि बदमाशों की गाड़ी बिजली के खंभे से टकरा गई, जिसके बाद बदमाशों ने एक दूसरे युवक से बाइक लूटी और बाइक से फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस की टीम भी यहां पर मौके पर पहुंची। एसपी सिटी मार्तंड सिंह ने बताया कि बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीम गठित की गई है। मोहल्ले के मेन रोड से जो मोहल्ले के रोड में मुड़े तो 20 मीटर अंदर चलने के बाद एक 4 व्हीलर गाड़ी से 3 आदमी या 4 होंगे, जिन्होंने इनके बैग, इनकी गाड़ी का चाबी, स्कूटी की और बैग में जो कागजात थे, करीब 35,000 रुपये इनके बैग में थे, जिसको उन्होंने लूट लिए। लूटने के बाद वो आगे गए और आगे 200 मीटर जाके उनकी जो वाहन था वो टकरा गया। तो वो वाहन से उतर के एक दूसरे आदमी आ रहे थे जिनकी मोटरसाइकिल थी, उस मोटरसाइकिल को छीन के भाग गए। उधर अमरोहा में व्यापारी आरोपियों ने सरेंडर किया है। आरोप है पिता और बेटे पर प्रधान की हत्या की कोशिश का और इस मामले में इन्होंने सरेंडर कर दिया है। प्रधान पर ट्रैक्टर चढ़ाकर हत्या की कोशिश की थी इन्होंने। पिता और बेटे समेत 4 लोगों पर मामला दर्ज हुआ था। 2 अब भी फरार है, जबकि 2 लोगों ने सरेंडर किया है। ये दोनों आपस में पिता और पुत्र, इनका संबंध है। थाना अमरोहा देहात के कुम्हरिया का ये मामला। उधर प्रतापगढ़ के कुंडा कोतवाली के पीड़ा नगर में अंशु मिश्र हत्याकांड में गिरफ्तारी नहीं होने से गांव वालों की नाराजगी सामने आई। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है। कैंडल मार्च में आप देख सकते हैं, हालांकि यहां पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है, लेकिन गांव वालों का आक्रोश, उनका गुस्सा, उनका कहना है कि हत्यारे को फांसी दी जानी चाहिए। प्रधान के बेटे पर गोली मारकर हत्या का आरोप लगा है, लेकिन 3 दिन बाद भी गिरफ्तारी नहीं होने से गांव वाले नाराज हैं।
पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि के मौके पर राहुल गांधी ने दिल्ली में उनकी समाधि स्थल शांतिवन में उन्हें श्रद्धांजलि दी और उन्होंने एक ट्वीट भी किया राहुल गांधी ने कि बुराई अनियंत्रित होती है, बुराई पूरी व्यवस्था को जहर देती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर उनके प्रेरणादायक शब्दों को याद करते हुए बुराई अनियंत्रित बढ़ती है, ये शब्द पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो उन्होंने ट्वीट किए हैं राहुल गांधी ने। और ये तस्वीर देखिए जहां पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है शांतिवन में। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर उनकी समाधि स्थल पर जाकर राहुल गांधी ने श्रद्धांजलि दी।